हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। इसमें सेकंड सेमेस्टर में आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी कि टेक्नोलॉजी। ओके, और आज की इस क्लास में हम जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं। अब इससे पहले जो क्लासेस हमने कराई बहुत डीपली, बहुत समझा के आपको क्लासेस करवाई हैं, लेकिन अब आपका ये सुपर फास्ट क्लासेस शुरू हो रही है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज 29 अप्रैल है, 8 तारीख को आपका पहला पेपर है। उससे पहले हमें बहुत सारे सब्जेक्ट अभी आपको कंप्लीट कराने हैं और इनके और भी PYQs कराने हैं। समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? परिचयात्मक फ्रेम में, शिक्षण फ्रेम, अभ्यास फ्रेम या परीक्षण फ्रेम? तो वह है परीक्षण फ्रेम, जिसमें अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रैखिक अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? रैखिक अभिक्रम में 4 प्रकार के फ्रेम बताए गए हैं। सही अनुक्रम में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए डैश उपयोगी है। क्या उपयोगी है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में या फिर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, मैथेटिक्स अथवा अवरोही अभिक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह हो जाएगा मैथेटिक्स अथवा अवरोही अभिक्रम, ठीक है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए मैथेटिक्स अथवा अवरोही अभिक्रम उपयोगी है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था सर 1962 में। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है। अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है? अवरोही अभिक्रमित अधिगम ये कहा जाता है मैथेटिक्स अभिक्रम को। किसको कहा जाता है? मैथेटिक्स अभिक्रम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, मैथेटिक्स में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं। इसमें छोटे पदों के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स का अनुपालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, मैथेटिक्स में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह है आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, मैथेटिक्स में, शाखीय में या फिर अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन में। किसमें की जाती है? तो ये आपकी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। शाखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन है भैया? BF स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, गिलबर्ट या थॉर्नडाइक कौन हो जाएंगे? तो वो हैं आपके नॉर्मन ए क्राउडर जो है ये शाखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक हैं। अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, डेविस, ओसबॉर्न, एडगर डेल कौन है? तो वो हैं एडगर डेल, जिनके द्वारा अनुभव शंकु दिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, संबंधवाद सिद्धांत पर, हल्का पुनर्बलन सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? तो यह आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिटी, कॉमन, कम्युनिस्ट या फिर कम्युनियन, किससे हुई है? तो यह आपकी कम्युनिस्ट से हुई है सर। किससे? कम्युनिस्ट जो है यह लैटिन शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मस्तिष्क विप्लव यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने, ओसबॉर्न ने, स्टीवेंसन ने या फिर डेविस ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सर ओसबॉर्न ने। किसने? क्या हो जाएगा? ओसबॉर्न ने। निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल है? प्रदत्त का संग्रहण, परिकल्पना निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना या फिर उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया? तो ये है आपका उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया, ठीक है।
कौन सा चरण? तो उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया जो चरण है ये समस्या समाधान में शामिल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए? उदाहरणों में विविधता, स्तर के अनुकूल उदाहरण, पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण। देखिए ये बहुत अच्छी है, उदाहरणों में विविधता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके के एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखे जा रहे हो, अलग अलग प्रकार के उदाहरण होने चाहिए, वरीयता होनी चाहिए। स्तर के अनुकूल उदाहरण, जो बच्चा जिस लेवल का है उसके हिसाब से ही उदाहरण देना चाहिए। बहुत बड़े बच्चे को छोटे लेवल का उदाहरण नहीं सही रहेगा, छोटे बच्चे को बड़े लेवल का उदाहरण नहीं ठीक है। पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण होना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण होने चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण है, प्रश्नोत्तर विधि है, वर्णन विधि है या व्याख्यान विधि है? कौन सी है? तो यह आपकी विवरण विधि है सर। कौन सी है? विवरण विधि, जिसको हम डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। जब किसी घटना, कहानी या वस्तु को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विवरण विधि कहते हैं। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, एक क्रम में विवरण दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि, व्याख्यान विधि या योजना विधि? क्या हो जाएगा? वह है आपकी व्याख्यान विधि। कौन? व्याख्यान विधि। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो वह है आपकी प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी, जो टीचर सेंटर्ड थी। टीचर जो चाहता, जैसे चाहता वैसे पढ़ाता था बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छात्र निष्क्रिय रहते हैं किसमें? व्याख्यान विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में या सभी में निष्क्रिय रहते हैं? देखिए बच्चा पैसिव वहाँ होता है व्याख्यान विधि में, जहाँ वो सिर्फ बैठ करके चुपचाप सुन रहा है, वो निष्क्रिय है। वहाँ पे सक्रिय कौन है? शिक्षक सक्रिय होता है। बाकी प्रोजेक्ट में बच्चा खुद इन्वॉल्व है, ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा खुद इन्वॉल्व है, खुद एक्टिव होकर के एक्सप्लोर कर रहा है ना। व्याख्यान विधि में बालक निष्क्रिय हो जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयोग होती है विज्ञान शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, भाषा शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो ये आपका हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में सर। क्या? विज्ञान शिक्षण में। चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है बड़े समूह में, छोटे समूह में, मध्यम समूह में या अत्यधिक बड़े समूह में? तो चर्चा विधि का प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है सर। कहाँ? छोटे समूह में। चर्चा पद्धति वो साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं अनुभाविक विचार, स्थापित विचार, अनुभव विचार, दृष्टिकोण। बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका अनुभव विचार दृष्टिकोण। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। संगोष्ठी एक प्रकार है, किसका है? तो संगोष्ठी जो है वो चर्चा विधि का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक सेट, अंतर्दृष्टि या निराशा? क्या हो जाएगा? वह है अंतर्दृष्टि। कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? अंतर्दृष्टि जो है वो समस्या समाधान में बाधा नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अंतर्दृष्टि, आप इनसाइट अंदर से सोच रहे हैं। बाकी अगर आप चिंतित हैं, नकारात्मक आपका मानसिक सेट जो है वो माइंडसेट आपका निगेटिव है, आप निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में बाधा नहीं बल्कि एक प्लस पॉइंट है। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला चरण क्या होता है? कार्यक्रम बनाना, कार्य का निर्धारण, प्रोजेक्ट चुनना या फिर परिस्थिति का निर्माण? तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिस्थिति का निर्माण, ये प्रोजेक्ट पद्धति का पहला चरण होता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 9628182649। ठीक है, और इस यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करिएगा और आपको बताते चले कि हमारा जो मटेरियल रहेगा वो आपके लिए एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। इससे बाहर कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमारा जो कंटेंट है बस इतना ही आपको पढ़ना है। ओके, आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं कौन है? तो वो आपको सबको पता है, W.H. किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। अनुदेशन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनुदेशन द्वारा किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अनुदेशन द्वारा
किस प्रकार के उद्देश्य? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन, शिक्षण का नियंत्रण या फिर शिक्षण का मूल्यांकन, तो वो हो जाएगा हमारा शिक्षण का नियंत्रण। खुला विश्वविद्यालय उदाहरण है किस बात का? शिक्षण तकनीकी का, अनुदेशन तकनीकी का, व्यवहार तकनीकी या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुदेशन तकनीकी का। खुला विश्वविद्यालय अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण 2, 3, 4, 5, शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं सर। कितने? 3। सूक्ष्म शिक्षण किसका उदाहरण है? शिक्षण तकनीकी का, अनुदेशन तकनीकी का, व्यवहार तकनीकी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वह व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है। किसका है सर? व्यवहार तकनीकी का। व्यवहार तकनीकी का आधार होता है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यवहार तकनीकी का आधार होता है मनोवैज्ञानिक। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम का उपहार प्रदान किया किसने? व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी या फिर अनुदेशन प्रारूप, तो वह है हमारा अनुदेशन तकनीकी। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम का उपहार प्रदान किया अनुदेशन तकनीकी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुदेशन का तात्पर्य क्या है? शिक्षण करना, सूचनाएं प्रदान करना, सीखना या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका सूचनाएं प्रदान करना। क्या हो जाएगा सर? सूचनाएं प्रदान करना। शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? मॉरिसन एवं हर्बर्ट को जाता है। मॉरिसन व हर्बर्ट को जाता है। व्यवहार तकनीकी के जनक कौन है? स्किनर है, ब्रूनर है, मॉरिसन है, हर्बर्ट है। कौन है? स्किनर। व्यवहार तकनीकी के जनक कौन है? स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन किससे संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन से, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना, गरीब लोगों की मदद करना, शिक्षार्थियों की क्षमता की पहचान करना या छात्रों को नैतिक मूल्य सिखाना। तो शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य होता है शिक्षण और सीखने के तरीकों को डेवलप करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। शैक्षिक तकनीक का को कोमल शिल्प उपागम नहीं है। शैक्षिक तकनीकी का कोमल शिल्प उपागम नहीं है। शिक्षण विधियां कोमल शिल्प उपागम है। ट्रांसपेरेंस एवं स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रोग्राम कौन नहीं है? तो इसमें आपका जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है ये कोमल शिल्प उपागम नहीं है। बाकी कंप्यूटर के अंदर का प्रोग्राम हो गया, स्लाइड्स हो गई, शिक्षण विधियां, ये सभी जो है कोमल शिल्प उपागम में आती हैं। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है आपका कठोर शिल्प उपागम में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक को कहा जाता है। सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी या रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी के पक्ष होते हैं। एक होता है सिर्फ प्रक्रिया, 2 होते हैं अदा और प्रदा, 3 होते हैं अदा प्रदा प्रक्रिया या फिर अदा प्रक्रिया प्रदा और माध्यम। शैक्षिक तकनीक के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, जिसमें आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आ जाता है। एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई। इसे वर्तमान में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या कहा जाता है? इसको केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक माने जाते हैं सिडनी प्रेसी, नॉर्मन ए क्राउडर, स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक। कौन माने जाते हैं? तो ये आपके स्किनर माने जाते हैं सर। कौन? स्किनर माने जाते हैं। शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो यह रॉबर्ट ए कॉक्स का स्टेटमेंट है। किसका है? रॉबर्ट ए कॉक्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तकनीकी विज्ञान का रूप है, सैद्धांतिक है या व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक और प्रयोगात्मक। तकनीकी विज्ञान का रूप कैसा है? व्यावहारिक और प्रयोगात्मक है। शिक्षण तकनीकी की पाठ्यवस्तु को डेविस तथा ग्लेसर ने किन 4 तत्वों में विभाजित किया है? वो ये हैं 4 तत्व। शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसरण या फिर और शिक्षण का नियंत्रण। ये हैं वो 4 तत्व। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
तकनीक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? टेक्सेयर, टेक्नोस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो शब्द है हमारा टेक्निकोस। क्या हो जाएगा? टेक्निकोस, TECHNI, टेक्नी CH ऐसे लिखा जाएगा, TECHNIKOS ये लिखा जाएगा, टेक्निकोस हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? स्किनर, ब्राइनमोर जॉन्स, सिडनी प्रेसी, LK डेविस। किसने किया था भाई? वो है ब्राइनमोर जॉन्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे आपका कंप्यूटर हो गया है ना, CPU हो गया, तो ये जो बाहरी चीजें हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। पृष्ठपोषण या फीडबैक हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ये सब सॉफ्टवेयर उपागम की विशेषता है, शैक्षिक तकनीक द्वितीय की विशेषता है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेमेल छाटना है आपको इसमें, तो बेमेल कैसे छाटेंगे? प्रथम शिक्षा तकनीकी हार्डवेयर आयाम, द्वितीय शिक्षा तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम, तृतीय शिक्षा तकनीकी प्रणाली विश्लेषण, चतुर्थ शिक्षा तकनीकी प्रबंधन शिक्षा तकनीकी, ये आपका चौथा जो है ये राइट हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ था? तो पहला रेडियो स्टेशन सन 1927 में शुरू हुआ था। अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? रीजनिंग, संबंध निर्माण, सूचित करने के लिए या फिर छूट प्रदान करने के लिए? तो यह है संबंध निर्माण के लिए। ठीक है, ऑप्शन संबंध निर्माण, अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य होता है संबंध निर्माण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है शारीरिक रूप से, जैविक रूप से, सामाजिक रूप से या उपरोक्त सभी तरीके से संचार शामिल है। तो ये आपका उपरोक्त सभी तरीके से संचार शामिल है। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है? पाठ्य सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑडियो वीडियो या सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। तो आपको बताते चले यहाँ पे कि जो हमारा दीक्षा ऐप है इस पर सभी प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। PM ई विद्या चलाया जाता है स्वयं प्रभा के द्वारा, ज्ञान प्रभा के द्वारा, स्वयं के द्वारा या ज्ञान भारती के द्वारा? तो ये स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा सर? स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता? रंग भारती, FM रेनबो, विधि भारती या रेड FM? कौन नहीं? तो वो है रेड FM। क्या हो जाएगा? रेड FM। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने कहता है, देखिए साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। रैम लगी होती है हार्ड डिस्क पर, एक्सटेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर या USB पर? कहाँ लगी होती है? तो ये आपकी मदरबोर्ड पर लगी होती है। क्वेश्चन कहता है GPS का पूरा नाम क्या है? GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कहता है कि बेमेल छाटिए .gpg, .gpeg, .png, तो इसमें बेमेल हो जाएगा .feg। क्या हो जाएगा? .feg बाहर हो जाएगा। इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? इंटरनेट की जो गति है उसको हम MBPS में मापते हैं। किस में? MBPS में। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का पूरा नाम इसमें होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है सर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम, प्रक्रिया एवं संधियों को कहा जाता है प्रोटोकॉल, आर्टोकॉल, टीटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? प्रॉक्सी सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, हॉट सर्वर? कौन सर्वर का प्रकार नहीं है? वो आपका हॉट सर्वर हो जाएगा। क्या? हॉट सर्वर। निम्न में से कौन सा ICT का दोष है? सूचना का तेज प्रसार, विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, तेजी से फैल रही अफवाह, अपनी गति से सीखना। देखिए दोष क्या है? देखिए सूचना का तेज प्रसार, ये तो इसका गुण है कि बहुत तेजी से सूचना फैलती है। विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, पूरा विश्व एक गांव की तरह आपस में कनेक्ट हो रहा है। अपनी गति से सीखना, ठीक है, ये तो इसके गुण हैं। लेकिन तेजी से फैल रही अफवाह, ये इसका दोष है कि कोई भी अफवाह होती जो नहीं हुआ है उसको भी इंटरनेट पर फैला दिया जाता है कि ये हो गया है। तो अफवाहें बहुत तेज फैल जाती हैं। कौन सा ब्राउज़र नहीं है?
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, गूगल, कौन सा ब्राउज़र नहीं है इसमें बताइए? तो वो आपका गूगल जो है वो ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल कौन सा है? एकलव्य, ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? ज्ञान दर्शन। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है .edu, .com, .scl, .tech। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका .edu। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है suresh@hotmail.com का मतलब क्या है? सुरेश प्रयोगकर्ता का नाम है, ठीक है। हॉटमेल संगठन का नाम है जो ईमेल सेवा प्रदान कर रहा है। देखिए इसमें क्या है कि पहले सुरेश है, सुरेश यूज़र नेम या प्रयोगकर्ता का नाम होता है। फिर हॉटमेल डोमेन नाम या उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम है जो ईमेल सेवा दे रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में .com लगा। ये एक टॉप लेवल डोमेन है जिसका अर्थ है कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक संगठन होता है। तो यहाँ पे जो है कॉम अभिप्राय व्यापारिक संगठन हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिएगा। www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। CAI का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? ईमेल। क्या हो जाएगा? ईमेल। अगला क्वेश्चन है किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है। किसी संस्थान में, संस्थान की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, मतलब लैन का यूज़ करते हैं। एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहाँ से आप NCERT की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वो क्या है? वो हमारा ई पाठशाला है। कहाँ है? वो हमारा ई पाठशाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। WBL का पूरा नाम क्या होता है? WBL का पूरा नाम होता है वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग। इनमें से कौन ई लर्निंग का प्रकार नहीं है? फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम, मिश्रित शिक्षण अधिगम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम। तो वो हो जाएगा सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, जिसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कहते हैं। ये एक शिक्षण रणनीति या पद्धति है, ना कि कोई लर्निंग है। लर्निंग का कोई विशेष तकनीक या प्रकार है। ये सीखने के तरीके यानी पेडागोजी को दर्शाता है, ना कि माध्यम को। तो ये ई लर्निंग का प्रकार नहीं है, ये सीखने का एक माध्यम है। ऑप्शन डी राइट होता है। शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग को कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, सिंक्रोनस शिक्षण या असिंक्रोनस शिक्षण। क्या कहा जाता है? इसको मिश्रित शिक्षण कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे गूगल एक्सपेडिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल एक्सपीडिशंस कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या फिर भावात्मक। तो आभासी कक्षा में भावात्मक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति पॉसिबल नहीं होती है। हमने आपको पहले समझाया भी है क्यों नहीं होती है। केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? केबल टीवी नेटवर्क जो है वो मैन का उदाहरण है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? जूम, याहू, मूडल या ब्लैक बोर्ड। कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका याहू हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? याहू। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मराठी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, केरला वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कर्नाटक वर्चुअल यूनिवर्सिटी। कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। निम्न में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है? किसी व्यवसाय में रहकर भी अध्ययन संभव है, या किसी भी समय एवं स्थान पर शिक्षण अधिगम संभव है इसमें, ठीक है। छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है। आभासी कक्षा प्रणाली में सभी क्रियाएं ऑनलाइन संभव हैं। तो इसमें कह रहा है
आभासी कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी। छात्रों का सामाजिक और संवेगात्मक विकास यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम होता है, इसमें बालक एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है। बाकी सारे ऑप्शन उसके पक्ष में हैं। फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शाब्दिक अंतःक्रिया को महत्व दिया जाता है। किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? शिक्षण की सफलता, शिक्षण कितना सफल रहा, ये इसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो वो सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम है। कौन है? सपोर्ट सिस्टम। शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? तो उनके बीच आपसी संबंध का निर्धारण सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? तो वो हमारा सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है सर। क्या है? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया किसने? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है डीवी और किलपैट्रिक ने। फ्लेंडर के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतःक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? तो वह है हमारा उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसको 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। WAN का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पृष्ठपोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें संप्रेषण मनोविज्ञान। क्या है वो? संप्रेषण मनोविज्ञान। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? वो है डेविड आसुबेल। कौन है? डेविड आसुबेल। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? व्यक्तिगत स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यवहार परिमार्जन स्रोत या फिर सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत? कौन सा हो जाएगा? तो वो है आपका सूचना प्रक्रिया स्रोत। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ग्लेजर, आसुबेल, सुचमैन या ब्रूनर? कौन है? वह है आपके ब्रूनर। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? आगमन प्रतिमान, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान या फिर जूरिस प्रतिभा प्रतिमान? कौन सा प्रतिमान है? तो सर वो हमारा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। बाकी प्यारे दोस्तों, हमने आपको जो पेड नोट्स के लिए बताया है, अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी भी समय है आपके पास। इतने समय में बढ़िया पढ़ करके पास होना चाहते हो तो अभी नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दो। और जो मार्केट में आपका इजी नोट्स आता है वो जो इजी नोट्स है उसकी भी कंप्लीट PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं साथ में, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। तो सारा मटेरियल एक जगह लेने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जो क्लासेस हम करवाते हैं सीधा व्हाट्सअप चैनल पर भेज देते हैं, तो उससे आपका मिस नहीं होगा कोई क्लास। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में, सहायक प्रणाली में, सामाजिक प्रणाली में या अनुदेशन प्रणाली में? तो ये आपकी संरचना प्रणाली में शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या संरचना में की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, संरचना या अनुदेशन प्रणाली? कौन सी हो जाएगी? वो है आपकी अनुदेशन प्रणाली। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ब्रूस जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने परिवारों में विभाजित किया है? इन्होंने 4 परिवारों में विभाजित किया है। तो कैसे रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है जहां हम बीएड कंप्लीट होने के बाद आपका ये उसके बाद यूपी टेट की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए देरी ना करें, फटाफट व्हाट्सअप करें और नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।